नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंप्यूटर का एक अगला चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर की आधारभूत संरचना। इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में, एएलयू के बारे में, सीपीयू के बारे में और उसके अंदर होने वाली क्रियाविधि के बारे में। तो चलिए, इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है। देखिए, हम कंप्यूटर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग होता है उसका हार्डवेयर और एक भाग होता है उसका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का ऐसा सारे भाग, कंप्यूटर के सारे भाग जिनको कि हम छू सकें, यानी कि द टचेबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे वही भाग जिनको कि हम हाथ से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनको कि हम केवल देख सकते हैं, इनको छुआ नहीं जा सकता। अब हार्डवेयर की अगर बात करें हम, यहां पर जैसा यह प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर क्या होता है? तो देखिए, एक बार गौर कीजिए कंप्यूटर की एक संरचना को अगर, तो उसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, उसके अलावा उसके अलग जो एसेसरीज लगती है उसमें प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें, इनके जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, इनके जो भौतिक जिसे कह सकते हैं कि पार्ट्स जो होते हैं, वो सारे पार्ट्स हार्डवेयर की श्रृंखला में आते हैं। चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे सीपीयू के अंदर लगाए जाने वाले उसके पार्ट्स हो, जैसे कि मदरबोर्ड हुआ, रैम हो गई, वो सारे पार्ट किस में क्या आते हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो हम यहां पर एक बार चालू करते हैं। पहला है एएलयू। एएलयू क्या है? हार्डवेयर के अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं। सीपीयू मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित होता है। एक होता है उसका एएलयू, सीयू और एक होता है एमयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि उसकी सारी तार्किक क्रियाविधि को करता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, यानी कि नियंत्रण कक्ष। और अगला है मेमोरी यूनिट, जहां पर उसकी स्टोरेज होती है। ठीक है। ये तीनों भाग सीपीयू के पार्ट है, जो कि नेचुरल है कि ये इसका एक फिजिकल कंपोनेंट है, तो एएलयू। दूसरा हो गया सीपीयू। सीपीयू का पार्ट वो है इसी मॉनिटर। मॉनिटर को भी हम छू सकते हैं, जो जहां से कि हम किसी भी कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में, जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा भी था। एक कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, सबसे प्रारंभिक और सबसे मुख्य जो इनपुट डिवाइस होता है किसी भी कंप्यूटर का, वो कीबोर्ड होता है। ठीक है। तो इन सारे भागों को हम छू सकते हैं, तो यह सही है। लेकिन इसके आने वाले जो तीन ऑप्शंस और है, विकल्प, उनको भी एक बार नजर मार लेते हैं। एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड हार्डवेयर है या नहीं है? नहीं, ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तीन कैटेगरी में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तीन भागों में। पहला होता है इसका एप्लीकेशन, दूसरा होता है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी न किसी कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर हम किसी कार्य का संपादन कर सकते हैं, जैसे लिखना हुआ, गणना करना हुआ, ये सारे एप्स कहलाते हैं, जिनको शॉर्ट लैंग्वेज में, जिसको कि आजकल हम आमतौर की भाषा में बोल सकते हैं ऐप। ठीक है। ये सारे एप्स होते हैं। ठीक। एमएस वर्ड उसी का ही पार्ट है। इसमें एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, उसके अलावा वर्ड पैड है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का वो भाग जिसके बिना कंप्यूटर चला ही नहीं जा सके, यानी जिसके बिना कंप्यूटर कार्य ही नहीं करता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। इसमें दो कैटेगरी होती है इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे जो कंप्यूटर को चलाता है, जिसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चल सकता, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज हो गया,
यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, हमारे मोबाइल के अंदर काम आने वाला एंड्रॉयड है, iOS है, ये सारे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और एक होता है इसका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी भाषा अनुवादक। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, लेकिन हमको बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, हमको आती है इंग्लिश। तो हम कंप्यूटर के अंदर जो हमारा डेटा डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम जो टाइप करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, हमारी भाषा के अंदर करते हैं। पर कंप्यूटर मशीन है, मशीन तो वही बाइनरी समझेगी। तो कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ ये सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारी इंग्लिश को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश को, इस हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में और बाइनरी से वापस हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कीबोर्ड से हमने, सपोज करो कीबोर्ड से हमने ए का बटन टाइप करा, तो कीबोर्ड से वो बटन सीधा सीपीयू में जाता है, सीपीयू में रखे हुए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सीपीयू को समझ में आता है अच्छा ए टाइप करा है, फिर उसके अनुरूप ही वो सीपीयू उसको वापस रिजल्ट शो करता है और रिजल्ट के लिए वापस उसको दोबारा ट्रांसलेट करता है हमारी भाषा में, यानी कि इंग्लिश में। और वो हमारी भाषा का परिणाम वो कहां शो करता है, उसको ऊपर मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, या तो मॉनिटर पे या प्रिंटर पे, जहां पर भी हमको आउटपुट दिखाना हो, तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाए गए हों। जैसे इसके अंदर आते हैं एंटीवायरस, जिसके थ्रू हम वायरस को स्कैनिंग करते हैं। विनजिप एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम बड़ी फाइल्स को हम कंप्रेस करके छोटा बना सकते हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे यूटिलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो एमएस वर्ड ये नहीं होगा, पहला ही गलत हो गया। तीसरे पे आते हैं एमएस पावर पॉइंट, ये पहला ही गलत हो गया, दूसरे ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा सीपीयू है, लेकिन यहां पर एमएस एक्सेल आ गया, यानी कि ये भी गलत है। तो हमारे लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये पहला एएलयू, सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड, ये सारे शब्द हार्डवेयर से संबंधित होते हैं, ठीक है। अगले उस पर आते हैं, निम्न में से दूसरा है, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम आती है? यह सूचना सहायक परीक्षा में आया था 12 मई 2018 को। तो दोस्तों यहां पर पूछा गया प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक हार्डवेयर है। कौन सा हार्डवेयर है या कौन सा डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट में कौन सा डिवाइस है? इसका प्रिंटर है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस इसको कहते हैं। अब प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर होते कितने तरह के? तो मुख्यतः प्रिंटर दो तरह के होते हैं। पहला प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स, या इसको मैं यूं कह दूं, एक मिनट, इसको मैं एक दूसरे तरीके से बता देते हैं। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं? इंपैक्ट, ये जो वर्ड है इंपैक्ट, इंपैक्ट बना है इंप्रेशन से। इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। ऐसे कंप्यूटर जहां पर टाइपिंग या जहां पर प्रिंटिंग किसी ना किसी इंप्रेशन के थ्रू करा जाए, छाप के थ्रू करा जाए, यानी कि छपाई के थ्रू जहां पर प्रिंटिंग होती है, वो सारे इंपैक्ट प्रिंटर आते हैं, ठीक है। यानी कि एक डाइस ली गई और उस डाइस को कहीं पेपर के ऊपर सीधा छाप दो, तो वो जो उसका जो वहां पर इंप्रेशन जाता है, वो उस टाइप में ये इसकी प्रिंटिंग होती है, वो इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। नॉन इंपैक्ट में उसमें इंप्रेशन का कोई नहीं होता, वहां पर स्प्रे या किसी दूर से, अभी इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, पहले एक बार इंपैक्ट पे आ जाते हैं। इंपैक्ट कितने तरह के होते हैं? ये होता है एक तो डीएमपी, जिसे कहता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, आपने कई जगह पर किसी सरकारी ऑफिस के अंदर ही आजकल वैसे काम आना बंद हो गए, फिर भी अगर आपने किसी ऑफिस के अंदर देखा हो प्रिंटर जहां पर वो आवाज करता रहता है खर्र 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 की, तो वो सारे प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। वहां पर क्या होता है, एक रिबन, एक हेड होता है, उस हेड में कैरेक्टर्स बनना चालू होते हैं और वो हेड वहां उसमें रखे हुए कलर में, एक इंक में भीगे हुए रिबन के ऊपर आकर सीधा यहां पर गिरते हैं। इस रिबन के ऊपर उल्टे शेप में आकर गिरते हैं,
तो पेपर, इसके पीछे की तरफ पेपर लगा रहता है यहां पर आकर हेड टच हुआ और हेड पे लिखा हुआ जो कैरेक्टर का इंप्रेशन होता है वो इस रिबन के माध्यम से पेपर के ऊपर प्रिंट होता है। तो पेपर के ऊपर हमारा उसका सीधा प्रिंटिंग जाता है। ये से वही होती है, उसी तरीके से क्रियाविधि होती है। बचपन में अगर कहीं कराओ होती है, हम क्या करते थे कई बार कि हमने हाथ पे कुछ उल्टा अक्षर लिखते थे और किसी हमारे मित्र की पीठ पर या कहीं यहाँ पर उसको छाप दिया तो वो सीधा छप जाता था, करा होगा क्लास स्कूल में। तो उसी तरीके से यहां पर है कि डीएमपी में कैसा प्रिंटिंग होता है, रिबन के साथ में होता है। ठीक है, जबकि नॉन इंपैक्ट, तीन तरह की कैटेगरी होती है नॉन इंपैक्ट की। पहला होता है इसके अंदर इंकजेट, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है इंकजेट वाले प्रिंटर में कार्टेज होती है, कार्टेज यानी एक बोतल होती है, बोतल के अंदर इंक भरी जाती है। उस इंक का एक स्प्रे निकलकर हेड में आता है और हेड के जरिए वो पेपर के ऊपर स्प्रे होता है। ठीक है, इसकी नोजल के थ्रू, तो वो इंकजेट प्रिंटर कहलाते हैं। दूसरा होता है लेजर प्रिंटर। लेजर के अंदर टोनर यूज किया जाता है, यानी कि एक पाउडर रिफिल किया जाता है, टोनर के अंदर पाउडर डाला जाता है और उस पाउडर के माध्यम से कागज के ऊपर प्रिंटिंग होती है। और एक होता है इसमें थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में ऊष्मीय प्रभाव काम में लिया जाता है, यानी कि हीट के थ्रू मतलब हम कह सकते हैं इंक के ऊपर काफी ज्यादा हीट डाली जाती है, जिसके कारण उसका जो प्रिंटिंग है वो कागज के ऊपर आती है। ये तीनों प्रकार इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट के होते हैं। और हालांकि डीएमपी इसमें इंपैक्ट में डीएमपी के अलावा कई सारे प्रिंटर होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो उपयोगिता वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि हमको बिना आवाज के अगर प्रिंटिंग मिल रही तो आवाज और क्लियरिटी भी इसमें ज्यादा आती है नॉन इंपैक्ट के अंदर बनिस्बत इस इंपैक्ट के। क्योंकि आपने कई बार देखा हो किसी प्रिंटिंग में इस तरीके से प्रिंटिंग आती है, सपोज मैं अगर यहां पर ए टाइप कर रहा हूं तो ए ऐसे आएगा डॉट के थ्रू, ये ऐसे डॉट 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 के थ्रू बना रहता है, इसीलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर का फॉर्मेशन डॉट 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 के थ्रू होता है। अब जब वहां पर इंप्रेशन गिरता है तो वो आवाज करता है वहां पे। ठीक है, वो तो यहां पर अपना प्रश्न था, इस पे आ जाते हैं किस काम आता है प्रिंटर। तो प्लॉटर का यूज एक बड़ा प्रिंटर होता है जिसका कि यूज नक्शे वगैरह टाइपिंग के लिए, मतलब नक्शों को प्रिंटिंग करने के लिए करा जाता है। ये आर्किटेक्चर इसको ज्यादा यूज में आता है आर्किटेक्चर कामों के लिए, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। एक है लेजर, ये लेटर नहीं है, ये गलत प्रिंट हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। लेजर प्रिंटर है, तो अभी बताया था लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर में रिबन काम आता ही नहीं है। अगला है डॉट मैट्रिक्स, इसमें रिबन काम आता है। और फिर है इंकजेट, इंकजेट में इंक काम आती है। तो यहां पर हमारे ये तीनों गलत हो गए, तो सही कौन सा हुआ, डॉट मैट्रिक्स। डीएमपी प्रिंटर, इसको डीएमपी प्रिंटर भी कहते हैं। डीएमपी प्रिंटर के अंदर हम रिबन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल, इसमें से कौन सा कथन है, तो मॉडेम मॉडेम मॉडेम। चलिए बात करते हैं आप मॉडेम के बारे में। मैं एक यहां पे ले रहा हूं कि ये मॉडेम, जगह नहीं है मेरे पास इधर, तो मैं एक काम इसको नीचे लिख देता हूं यहां पे, मॉडेम। ये मॉडेम होता क्या है मॉडेम को एक बार पढ़ लेते हैं, मॉडेम होता क्या है। तो मॉडेम एक डिवाइस होता है, छोटा सा लंच बॉक्स के जैसा। ठीक है, वो काम क्या करता है, तो सबसे पहले तो हम इसके शब्दों को ही दो भागों में तोड़ देते हैं। मैं ये दो भागों के अंदर इसको तोड़ देता हूं। ठीक है, पहला हो गया एमओ। एमओ शब्द जो बना है वो बना है मॉड्यूलेशन से। ठीक है, दूसरा शब्द हो गया डीईएम, जो बना है डीमॉड्यूलेशन से। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। अब यहां पर भी हम बात करें मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, तो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है, मैं मॉड्यूलेशन जो शब्द है, ये मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे ये मॉड्यूलेशन जो शब्द है
वो बना है मॉड्यूल से। ठीक है, मॉड्यूल का मतलब होता है पीस, टुकड़ा। जैसे कि आपको कोचिंग के अंदर मॉड्यूल दिए प्रोवाइड करे जाते हैं, मॉड्यूल दिए जाते हैं, ये इस टॉपिक का मॉड्यूल है, ये इस टॉपिक का मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल का मतलब होता है पीस, मॉड्यूलेशन, पीस करना, टुकड़े करना। डीमॉड्यूलेशन उल्टा कर दो इसको, यहां पर हमने टुकड़े करे, डीमॉड्यूलेशन वापस उन टुकड़ों को अरेंज करना, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या होता है इसका, मॉड्यूलेशन का? ये पहले हमको जैसे याद हो तो हम जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो इंटरनेट की शुरुआत के समय में बीएसएनएल के टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट आया करता था, और टेलीफोन लाइन हमारे खंबे से निकलकर सीधी पहले मॉडेम तक आती थी। ये खंबा, यहां से एक तार निकला डीपी से, ये हमारे घर के अंदर रखे हुए स्थित मॉडेम पे आएगा। मॉडेम क्या करेगा इसको? अब इंटरनेट कैसे आ रहा है? इंटरनेट क्या होता था, इस टेलीफोन लाइन के ऊपर इस तरीके से आता था। ठीक है, अब ये वाले जो सिग्नल्स टेलीफोन लाइन के ऊपर से आते थे, ये सिग्नल्स होते थे एनालॉग। एनालॉग सिग्नल्स के रूप में इंटरनेट आता था। मॉडेम क्या करता, और हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है यहां पे, इस मॉडेम के अंदर, ये मॉडेम है, ये सीपीयू है, और ये हमारा टेलीफोन है। मॉडेम से एक तार जाता था हमारे टेलीफोन को, और दूसरा तार जाता था हमारे कंप्यूटर को। हमारा कंप्यूटर, पहले वाले में पढ़ा कंप्यूटर का टाइप, कंप्यूटर कौन से क्या क्या कहलाता है, कौन से टाइप का कंप्यूटर होता है, हम यूज करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, डीसी। ठीक है, कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर का यूज हम उपयोग में लाते हैं, डिजिटल। या कंप्यूटर के अंदर संप्रेषित करी जाने वाली सारी जो जानकारी होती है, सारी इंफॉर्मेशन, वो डिजिटल के रूप में जाती है। अब ये पर यहां पर सिग्नल आ रहा है एनालॉग, हमारा कंप्यूटर तो लेगा ही नहीं एनालॉग। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो तो डिजिटल लेता है। क्या करें? तो मॉडेम क्या काम करता था, इस एनालॉग को कन्वर्ट करता था, ये इसमें डिजिटल में। ये क्या करता, सिग्नल्स को तो इधर भेज देता और टेलीफोन लाइन को उधर भेज देता। सारे डिजिटल जो इंटरनेट सिग्नल से हमारे कंप्यूटर तक आते। अब कंप्यूटर कोई अगर विपरीत में, मतलब वापस रिटर्न में कोई अगर आंसर दे रहा है, तो कंप्यूटर भी आंसर किस में देगा, डिजिटल में। लेकिन टेलीफोन लाइन डिजिटल को ले जाने में सक्षम नहीं है, तो मॉडेम का कार्य होता था वापस उस डिजिटल को किस में कन्वर्ट करना, एनालॉग में। ठीक है, तो ये भी एक हार्डवेयर है। ये क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो चलिए अपने एक बार चेक कर लेते हैं अपने इसमें आकर वापस। तो मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, यहां पर एक डिवाइस लगा है, तो मॉडेम सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, हार्डवेयर है। दूसरा, मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, तो यहां पे वोल्टेज का कोई काम ही नहीं है, बस वोल्टेज का काम इसमें होता है चलाने के लिए। बस वो एक बार इसको डिवाइस को स्टार्ट कर दे, बस बात खत्म, वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा इसका भी कार्य खत्म हो गया। यानी हमारे दोनों ही कंप्लीट पूर्ण रूप से ये असत्य है, और हमको निकालना है सत्य। कंप्यूटर एक प्रचालन तंत्र है, प्रचालन चलाने वाला। किसको चला रहा है प्रिय? किसी को नहीं, तो कोई प्रचालन तंत्र नहीं है, हमारा एक कार्य भी खत्म हो गया। ठीक है, चौथा बचता है मॉडेम। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। बिल्कुल सही, आज भी होता है। आज भी हमारा जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जहां जहां इंटरनेट चलता है, सब जगह मॉडेम का यूज किया जाता है। आपने कई जगह पर देखा होगा, जहां पे इंटरनेट चल रहा है, दीवारों पे एक छोटा सा डब्बा लगा रहता होगा, वहां पे सिग्नल्स निकले रहते हैं, या कंप्यूटर के पास में भी एक वह सफेद रंग का या ग्रे रंग का एक छोटा बॉक्स लगा रहता है, जिसमें लाइटें चमकती रहती है, वो सारे मॉडेम होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो चौथा नंबर बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चौथे नंबर का आएगा पोर्ट। पोर्ट किसे कहते हैं? पोर्ट नहीं, इसमें एक थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया। पोर्ट के पहले एक खाली जगह है, यानी कि मैं इसको यूं है, ये खाली जगह पोर्ट ऐसे है। ये
पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको कौन से नाम से जाना जाता है? अब पोर्ट क्या चीज है? पोर्ट एक कंप्यूटर के पीछे आपने सीपीयू में या लैपटॉप में अब आपने देखा होगा कि कुछ वहां पे एक होल्स बने होते हैं जहां पर कि केबल को हम फिक्स करते हैं। वो सारे जो होल्स है वो पोर्ट कहलाते हैं। कुछ यूएसबी पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, ठीक है, लैन पोर्ट होता है, ठीक है। ये सारे उनके काम करने की मतलब जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, जिस तरह की उसमें मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली उनके नामकरण होता है। ठीक है, तो खालिस्तान पोर्ट यानी किस पोर्ट को, ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, किस पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है? पैरेलल पोर्ट नहीं होता। RJ45 और RJ11 ये केबल के टाइप होते हैं। RJ45 कनेक्टर आता है जो कंप्यूटर के अंदर लगता है, क्लिप वाला। तो ये कनेक्टर के टाइप होते हैं, तो ये पोर्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि ये खुद पोर्ट में लगते हैं, तो ये तो पोर्ट हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी। एक सीरियल पोर्ट, बिल्कुल हमारा आंसर होगा सीरियल पोर्ट, कि सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सीरियल पोर्ट अब ये क्या करता है? बाहर की दुनिया से सूचनाएं लेकर कंप्यूटर के अंदर संप्रेषित करता है, संप्रेषित के अंदर भेजता है। बाहर की दुनिया से जानकारी को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को लेता है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट यानी कोई भी अगर इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम हो, चाहे वो लैन में किसी दूसरे कंप्यूटर के माध्यम हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाहर से आ रही है वो सीरियल पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर जाती है, यानी बाहरी दुनिया को एक कंप्यूटर की दुनिया से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। दूसरा, निम्न में से कौन सा समूह, निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का काम करता है? समूह सॉफ्टवेयर का है। फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी, फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी के अंदर आया था ये आया था 2014 के अंदर। फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर, अभी हमने पढ़ा था उसमें, अभी पहले प्रश्न के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के समूह को जो किसी कार्य को संपादन में सहायक होता है, वो सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो बताएं, चलो MS वर्ड बिल्कुल है, हम टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं, लेटर टाइपिंग, एप्लीकेशन टाइपिंग सब इसमें होता है। फोटोशॉप जहां पर फोटो की एडिटिंग वगैरह की जाती है, डिजिटल मिक्सिंग, फिक्स डिजाइनिंग वगैरह सारे काम इसमें होते हैं। MS एक्सेल जिसमें गणनाएं संबंधित कार्य किए जाते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह, न्यूमेरिकल, ये डेटा शीट होती है, स्प्रेड शीट होती है जो रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड होती है और जिसके अंदर हम गणितीय संबंधित सारा कार्य इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे प्रोग्राम है। चलिए अगला, स्कैनर नहीं, ये तो वर्ड्स, ये क्या है भाई? क्या है स्कैनर? क्या है? एक हार्डवेयर है। ठीक है, दूसरा व्हाट्सएप, ये चलाते ही हम ऐप है, व्हाट्सएप ऐप, तो ये सॉफ्टवेयर हो गया, ये हार्डवेयर हो गया। पावर पॉइंट ये भी सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये बिल्कुल गलत, सेकंड नंबर नहीं होगा। मॉनिटर हार्डवेयर है, जबकि पूछा सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑलरेडी गलत। MS एक्सेल, फोटोशॉप और माउस, अब यहां पर माउस हार्डवेयर आ गया, तो ये गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, MS वर्ड, फोटोशॉप और MS एक्सेल ये एक सॉफ्टवेयर का टाइप है। इसके अलावा यहां पर कुछ और भी आ सकते हैं। बस आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी होगी कि हार्डवेयर सारी चीजें अगर आपको ध्यान नहीं भी आए, मतलब ये मान के चलो सॉफ्टवेयर के कई सॉफ्टवेयर का नाम आपको याद भी नहीं हुआ, कंफ्यूज हो जाओ कि यार सॉफ्टवेयर है या नहीं है। सिंपल सी चीज, एक चीज का ध्यान रखना, नाम पढ़ना, ऐसे कौन से नाम को, पार्ट को आप हाथ से छू सकते हो जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं या आप दिखाई देते हैं आपको, जिनको आप टच कर सकते हो, ले जा सकते हो, तो वो सारे हार्डवेयर है। उसके अलावा बाकी बचे सब सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS वर्ड है, फोटोशॉप है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसके अलावा पेंट ब्रश हो गया, उसके अलावा इसके अंदर पेज मेकर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। फेसबुक जो हम यूज मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर तो वेब बेस्ड होता है, वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है। मोबाइल के अंदर काम आने वाली फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो हम ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वो सारी ऐप है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है। प्ले स्टोर खुद ऐप है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर है, सॉरी हार्डवेयर नहीं है, वो सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। प्ले स्टोर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है,
चलिए अगले पे आते हैं, दूसरे प्रश्न पे। डीटीपी, वेरी गुड। आजकल डीटीपी का ही बहुत सारा समय चल रहा है। डीटीपी क्या काम करता है? डीटीपी का पूरा नाम, डीटीपी का पूरा नाम, तो डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डी टी पी, डी टी टी और ए पी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये क्या है? कंप्यूटर के अंदर ये इस तरीके की काम करने को कहते हैं जहां पर टाइपिंग का काम होता हो, छपाई का काम होता हो, जैसे बैनर वैनर, जैसे फ्लैक्स वगैरह, जो दुकान वाले फ्लैक्स बनाते करते हैं किसी दुकानों पे छपान लगाने के लिए, या रोड साइड पे लगे हुए जो बैनर्स वगैरह होते हैं, वो सारे काम जहां पर छपते करते हैं, वो सारे काम इसके अंतर्गत आते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इस तरीके की काम करने को हम ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं, जहां पर कागज की छपाई होती हो, कागज की प्रिंटिंग होती हो, टाइपिंग का काम होता हो, जिसमें पेज मेकर का यूज किया जाता है। कोरल ड्रॉ भी एक सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ का यूज किया जाता है। ठीक है, वो सारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर आते हैं, डीटीपी के कार्य होते हैं वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रहा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, सेकंड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। बहुत सही। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? तो सबसे पहले तो यहां पर अपन को ये समझना होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखो, सॉफ्टवेयर हमने पढ़ चुके, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर होते हैं तीन तरह के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रोप्राइटरी, जिसको मैं आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो, एक मिनट, इसको मैं अगर प्रोप्राइटरी होता है मालिकाना हक, इसको मैं सामान्य भाषा में लिख देता हूं पेड सॉफ्टवेयर, ताकि आराम से हम इसको समझ सकते हैं। पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं फ्री वाले, ठीक है, एक होते हैं ओपन सोर्स, ओएस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओएसएस लिखा है मैंने। तीनों में अंतर क्या है? पेड, सबसे पहले तो पेड सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। पेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हमको काम में लेने के लिए, या हमको अगर कंप्यूटर में डालना है या मोबाइल में डालना है, तो हमको उसके लिए पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। कई बार आपने देखा हो कि हम कोई भी अगर सॉफ्टवेयर नेट के थ्रू डाउनलोड कर रहे हैं या दुकान पे जाकर परचेज कर रहे हैं, तो दुकानदार या नेट को हम एक अमाउंट उसको पे करते हैं। ठीक है, बिना अमाउंट के वो यूज नहीं करता। वो सारे पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। इस पेड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर विंडोज आता है। विंडोज पेड सॉफ्टवेयर है। अब यहां पर क्या होता है कि जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, तो मैं जब इसका एग्जांपल देता हूं कि भाई विंडोज पेड सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो बच्चे कई बार मेरे से पूछते हैं कि भाई सर, हम तो इसको हमारे कंप्यूटर में तो ये फ्री में चलता है। हम जब कंप्यूटर वाले को, जब हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है, विंडो खराब हो जाती है, जब उसको बुलाते हैं, तो वो तो केवल विंडो डालने का चार्ज लेता है, जिसमें सारी चीज डाल के देता है, विंडो तो फ्री रहती है। तो भैया नहीं, विंडो पेड सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, और हम जो यूज करते हैं अधिकतर जगह पर, मैं ये नहीं कह रहा सब जगह पर, अधिकतर जगह पर जो विंडोज यूज की जाती है वो या तो पायरेटेड होती है, या हमने अगर किसी पर्सन को, हार्डवेयर पर्सन को हायर कर रखा है, तो उस हार्डवेयर वाले पर्सन के पास उसकी ओरिजिनल सीडी रखी हुई है। ठीक है, तो वो विंडोज पेड सॉफ्टवेयर है, कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके अंदर फ्री सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हम इंटरनेट से फ्री डाउनलोड करें और उसको फ्री में यूज कर सकें। हम इसके लिए हमारी कोई बंदिश नहीं होती, वो फ्री में चलते हैं, फ्री में काम आते हैं, जैसे वीएलसी प्लेयर है। अब ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है, नाम से देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन खुला, सोर्स जहां से वो आया है वो वाला, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम फ्री में तो डाउनलोड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ
वो सॉफ्टवेयर जिसके मार्फत बना है, मतलब जिसके द्वारा वो बना है, उसकी कोडिंग भी हमको ओपन अवेलेबल हो सकती है, ढूंढ सकते हैं हम उसकी। इसके अंदर आता है लिनक्स, लाइनेक्स जिसे बोलते हैं, हमारा एंड्रॉइड, माई एसक्यूएल, ये माई एसक्यूएल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। पाइथन, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो हमारा क्या है यहां पर प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है। ठीक है, तो पहला, ये कस्टमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये तो फायदा है इसका कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेके, जैसे सपोज करो हमने लाइनेक्स की कोडिंग ली और कोडिंग लेकर हम उसको थोड़ा सा चेंजेस करके उसमें कस्टमाइज करके हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है, फायदा है। उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं हम उसको, तो ये भी फायदा है। ये फ्री है, ये भी फायदा है कि फ्री है, तो ये तो नुकसान का है, तो फायदे हैं उसके ओपन सोर्स के। तो नुकसान क्या है, इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जा सकता। इट मीन्स ये देखो, इसके में इसमें त्रुटि हो सकती है, मे बी पॉसिबल कि वहां पर एरर हो, उसके अंदर कोडिंग के अंदर कई सारे होते कि हाँ उसमें कोई कमी हो सकती है, ये हम मान सकते हैं इसमें। जबकि पेड में, क्योंकि वो तो पैसे किस बात का ले रहा है, वो पैसा उस बात का ले रहा है कि उसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, ये कोडिंग के लिए बनाए गए होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर ये हैं और सबसे अच्छे भी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, इसमें त्रुटि हो सकती है। ठीक है, अगले पे आते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है, एक मिनट, संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निशुल्क उपयोग किया जाता है, यानी कि कानूनी तौर पे, लीगल तौर पे उसको संकलित किया जा रहा है और उसको निशुल्क उपयोग किया जा रहा है। तो देखो शेयरवेयर, तो शेयरवेयर का मतलब होता है उसको कंप्लीटली, इसे निशुल्क तो नहीं, एक लिमिटेड सीमा तक ये निशुल्क होता है शेयरवेयर। फर्मवेयर नहीं होता, माइंडवेयर नहीं, पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन जो जितने भी होते हैं वो निशुल्क होते हैं और उनको कानूनी तौर पर संकलित किया जाता है, वो सार्वजनिक रूप से हम उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें कॉपीराइट वगैरह जैसा कोई कॉपीराइट पेटेंट जैसा कोई स्वामित्व नहीं होता इसके अंदर। तो इसका आंसर है फोर्थ, पब्लिक डोमेन। नवे, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट और अंकगणित तर्क इकाई एएलयू का एक साथ सामान्यतः कहा जाता है, वो सामान्य तौर पे कहा जाता है। देखो अभी पहले वाले प्रश्न में, एक प्रश्न के अंदर एक चीज बताई थी मैंने, सीपीयू। सीपीयू के तीन भाग बताए थे, पहला भाग था एएलयू, दूसरा भाग था इसका सीयू और तीसरा भाग था इसका एमयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि केंद्रीय ये प्रक्रमण, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग को प्रक्रिया समझ में नहीं आया प्योर हिंदी, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ज्यादा बढ़िया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग है। तो इसको प्रश्न में भी क्या है कि वो साथ में, अगर ये दोनों साथ हो तो क्या कहलाती है, वो कहलाता है प्रोसेसिंग यूनिट। वो किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, अगर ये दोनों मिलकर आ जाए। और प्रोसेसिंग यूनिट कहां लिखी हुई इसमें, ये रही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, प्रक्रमण इकाई या प्रोसेसिंग यूनिट। आगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ये कल ही हमने इसको पहले वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। तो हमने एक चीज उसमें देखी थी कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, वापस एक बार मैं बताता हूं कि कंप्यूटर की तुलना अगर मैं इंसान से करूं, मनुष्य से करूं, तो जैसे कि हम किसी चीज को सुनते हैं तो हमारे कान इनपुट हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए, जिसके द्वारा हमारे कान के द्वारा हमारी बातें अंदर गई, किस कोई का प्रश्न अंदर गया,
उसके बाद हमने उस प्रश्न पे सोचना चालू करा, विश्लेषण करना चालू करा, तो हम कहां पर सोचते हैं? हमारे ब्रेन में। ठीक है, और उसका आंसर मिलने के बाद हम उसका मुंह से आउटपुट करते हैं। तो वैसे ही यहां पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के माइक्रोफोन के जरिए हम डेटा अंदर डाला। ठीक है, कीबोर्ड से गया, सीधा कहां जाएगा? सीपीयू के अंदर। हमारे जैसे कान से ब्रेन में गया था, तो हमारा ब्रेन उधर से इनपुट डिवाइस है उसका ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में सारी सोचने करने की प्रक्रिया कहां होती है? ब्रेन में होती है। तो कहां गया? सीपीयू में गया। तो इसका कंप्यूटर के ब्रेन को हम, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। और देखा जाए अगर हकीकत में, तो ये सीपीयू ही असली कंप्यूटर है। कई जगह पर हम देखते हैं कि वहां पर मॉनिटर रखा है, कीबोर्ड रखा है, माउस रखा है, हम उसी को कंप्यूटर मान लेते हैं। नहीं, कंप्यूटर के सीपीयू ही असली कंप्यूटर होता है। बाकी जो सारे सामान जो कंप्यूटर से लग रहे हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे माइक्रोफोन हो, कुछ भी चीजें जो सीपीयू से जुड़ रही है, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। वो सारी चीजें पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत आती है। एक सीपीयू होता है जो कि एक ब्रेन कहलाता है, असली कंप्यूटर होता है। यही कंप्यूटर, बिना सीपीयू के कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर लगता है, रैम सीपीयू में लगती है, रोम भी सीपीयू में लगती है। ये सारी चीजें बाकी की तीनों सीपीयू के अंदर लगती है। सीपीयू उसका मेन पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? सीपीयू की गति, सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है, वो जिस स्पीड से वह वहां पर यूज करता है, उसकी गति किसमें मापी जाती है? तो देखो, इसमें बाइट्स नहीं, ये इंटरनेट की स्पीड होती है कि एमबीपीएस, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, जीबीपीएस, केबीपीएस, किलोबाइट पर सेकेंड, वो सारे इंटरनेट की स्पीड में आ जाते हैं ये दोनों। ठीक है, वैसे बिट्स मेमोरी यूनिट भी होती है। मेमोरी यूनिट क्या होती है? जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं एक छोटा सा इस जगह पर, बिट्स। हम जैसे मैं एक बाइनरी का एक उदाहरण ले रहा हूं, 8 बिट, सॉरी, 8 बिट्स इक्वल्स टू होता है 1 बाइट। ठीक है, और 4 बिट्स यानी कि इसको मैं अगर कहूं तो हाफ बाइट इक्वल्स टू होता है 1 निबल। ठीक है, फिर 1024 बाइट्स इक्वल्स टू होता है 1 KB। 1024 बाइट्स, सॉरी, केबी इक्वल्स टू होता है 1 MB, और 1024 MB इक्वल्स टू होता है 1 GB। इसके बाद 1024 GB इक्वल्स टू होता है 1 TB। ये बढ़ते चले जाएंगे, तो ये मेमोरी यूनिट्स है, जबकि यहां पर स्पीड से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ, इनके पास पर सेकंड अगर जुड़ जाता है कि कितने बाइट्स वहां पर सेकंड आ रहे हैं, 1 सेकंड में कितने बाइट्स का ट्रांसफर हो रहा है, कितने बिट्स का ट्रांसफर हो रहा है, वो इंटरनेट की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, पर यहां पर इनका कोई लेना देना नहीं है। निबल्स हम किसे कहते हैं? 4 बिट के ग्रुप को, 4 बिट को हम निबल्स कहते हैं। तो यहां पर एक बचा हर्ज नहीं है, ये गलत टाइपिंग हो गया, गलत मिसप्रिंट है ये, इसको हर्ज नहीं, हर्ट्ज, हर्ट्ज बोला जाता है ये। ठीक है, मेगा हर्ट्ज, कितने मेगा हर्ट्ज का है, कितने हर्ट्ज का आपका प्रोसेसर कितने हर्ट्ज का है साहब, हम पूछ रहे हैं। या फिर जब कंप्यूटर को परचेज करने जाते हैं तो उसका जो एक कागज आता है, कागज के में प्रोसेसिंग की स्पीड लगी रहती है, या इसको गति को हम कंप्यूटर जब ओपन करें तो पीसी के अंदर जाकर भी इसको हम प्रोसेसर की स्पीड को हम वहां पर नाप सकते हैं कि हमारा सीपीयू की स्पीड कितनी है। तो वहां पर लिखा जाता है एम/जेड, इसको एच के नाम से भी इसको इकाई होती है, एम/जेड, एच/जेड। ठीक है, तो वहां से ये स्पीड को बताती है। सीपीयू की गति, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को, कंप्यूटर की स्पीड को हम किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापा जाता है।
दूसरा सेलरॉन, पेंटियम और कोर, सेलरॉन, पेंटियम और एक मिनट, हाँ, सेलरॉन, पेंटियम और कोर, सेलरॉन, पेंटियम और कोर। कंप्यूटर कौन सा लेना है? P4 ले लें? नहीं, P5 ठीक है, P5 का भी टाइम भी चल रहा है, पेंटियम 5। कोई कहता है सेलरॉन। कई बार होता है कि जिक्र चलता है कि कंप्यूटर कौन सा है, कि मेरा इंटेल कोर है, कि कोर इंटेल कोर का प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर ये क्या होते हैं, ये किसके टाइप है? ये प्रोसेसर के टाइप है, कंप्यूटर प्रोसेसर के टाइप है। ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोसेसर्स कहलाते हैं। सेलरॉन है, पेंटियम हो गया, ये सारे इसके टाइप होते हैं। सब इंटेल के अंदर आते हैं, इंटेल कोर, इंटेल पेंटियम। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को देखो, सीपीयू की गति किस में नापी गई थी? सीपीयू गति किस में नापी गई थी? हर्ट्ज में। अब प्रोसेसर की गति, प्रोसेसर काम क्या करता है, पहले तो उस चीज पर गौर करें कि प्रोसेसर का काम क्या होता है। प्रोसेसर का काम होता है, हम कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस वहां पर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करता है और उन निर्देशों के अनुरूप वो कार्य करता है। तो निर्देश को कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तब इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड ही उसकी गति होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कि हमने गति, क्योंकि प्रोसेसर का काम होता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्य करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कैलकुलेशन करना। तो बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, यानी कि आई। ठीक है, आई को ढूंढते कहां है? MIPM? नहीं नहीं नहीं, यहां पर भी एक, इसको भी थोड़ा सा एस, ये एस है। ठीक है, तो MIPS फुल फॉर्म होता है इसका मिलियन इंस्ट्रक्शंस मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कई मिलियन इंस्ट्रक्शंस को संपादित करता है, कई सारी पूरा का काम करता है। तो इसकी स्पीड हो जाएगी MIPS के अंतर्गत काम करता है कंप्यूटर का प्रोसेसर, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, अगले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत, एक मिनट, MIPS। क्लियर? अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके, इसे जाना जाता है। इसका आंसर, इसका उत्तर खुद ही प्रश्न में छिपा। प्रोसेसर को बनाने में विभिन्न घटकों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके। यानी कि प्रोसेसर बनाया गया तो हमने उसके कई सारे घटक को, कंपोनेंट को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और ताकि वो स्मार्टफोन में आ जाए। तो आंसर क्या होगा? एक ही जगह पर आए तो क्या होगा इसका? क्योंकि घटकों को, इसका आंसर होगा सिस्टम ऑन चिप, क्योंकि पूरा सिस्टम भी ना बताया था यहां पे स्मार्टफोन ये खुद एक सिस्टम है, तो पूरा सिस्टम एक चिप के ऊपर आ रहा है।
तो इसका आंसर है सिस्टम ऑन चिप। वो गलती से क्या प्रोसेसर का ही चल रहा था, जो प्रोसेसर का ही वो ध्यान रहा, सिस्टम पे गया ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम ऑन चिप, यानी कि पूरा सिस्टम, पूरा हमारा कंप्यूटर या हमारा मोबाइल भी जिसको हम यूज में लेते हैं, हमारा पूरा मोबाइल किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर है? इस पूरे मोबाइल में रखी हुई छोटी सी चिप के ऊपर। ठीक है, तो वो सिस्टम ऑन अ चिप, इस नाम से इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है, एक्सेस होती है, यानी कि सीपीयू किस मेमोरी से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है? वैसे देखा जाए तो सीपीयू के अंदर तो सारी मेमोरी होती है, तो सीपीयू किसी ना किसी तरीके से एक्सेस, अपनी पहुंच बनाए रखता है, एक्सेस तो होती है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट के तौर पे। तो इस प्रश्न की व्याख्या करने के लिए एक बार इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं एक उदाहरण के जरिए, कि जब हम कंप्यूटर के अंदर को चालू करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को, तो लाइट में प्लग लगाया, प्लग ऑन करा, प्लग से सीधी, ये प्लग है हमारा, ये तार लेके सीपीयू के अंदर आया। ठीक है, अब सीपीयू के अंदर एक छोटा सा यहां पर बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर यहां पर तुमने देखा हो एक पंखा चलता रहता है, इस बॉक्स को कहते हैं हम एसएमपीएस। इस एसएमपीएस का कार्य क्या होता है? हमारे घर के अंदर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आती है? एसी, अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये एसी अल्टरनेट करंट आता है। एसएमपीएस का काम होता है इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि कंप्यूटर डीसी में ही चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट में ये काम करता है हमारा एसएमपीएस, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहां से निकलकर फिर सबसे पहले जो करंट जाती है वो सब मदरबोर्ड में होते हुए, सबसे पहले आपने कंप्यूटर चालू करा, कंप्यूटर चालू करते ही हल्की सी एक बिप की आवाज आती है, बिप, कभी गौर करके सुनिएगा। ठीक है, मोबाइल भी अगर हम चालू करते हैं तो जैसे मोबाइल को ऑन करते हैं, उसका पावर का बटन उसका दबाते हैं, पावर का बटन दबाने के बाद एक हल्की सा है तो वाइब्रेट होता है, या हल्की सी एक आवाज आती है उसमें भी, यानी कि जब उसमें हमने चालू करा तो उसमें भी वही है, एक स्टोरेज, मतलब जो बैटरी लगी हुई, वो बैटरी ऑन होती है, बैटरी से इलेक्ट्रिक निकलकर सीधी जाकर कहां जाती है? एक मेमोरी में जाती है, प्राइमरी मेमोरी में जाती है। वो प्राइमरी मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को लेके वो सीधी फिर हार्ड डिस्क को संपर्क करती है, और हार्ड डिस्क में रखे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो एंड्रॉइड है या विंडोज है, वो हार्ड डिस्क में सेव है। अब हार्ड डिस्क से रखे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में पहुंचाने का कार्य करती है। कैसे होता है काम? ये यहां से निकल के सीधी रैम में गई, ये रैम लगी हुई, रैम में गई, रैम में इलेक्ट्रिक जाते ही ये रैम एक्टिवेट हो जाती है, रैम अपना काम करना चालू कर देती है, जैसे बिप की आवाज आना। ये रैम फिर सीधा कंट्रोल किसको देती है? हार्ड डिस्क को। ये हार्ड डिस्क को चालू करती है, यहां से करंट इसमें जाता है, हार्ड डिस्क चालू होती है, फिर रैम क्या करती है? इसके अंदर रखे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को निकालकर अपने अंदर लाना चालू कर देती है। ये एक वर्चुअल पाथ बनता है इसका, यानी कि एक ऐसा परिपथ, ऐसा पाथ जो है पर दिखाई नहीं देता, वर्चुअल पाथ बनता है। हार्ड डिस्क से यहां पर पूरा धीरे 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 करके सारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर आना चालू होता है। ये हमको पता कैसे लगता है कि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है? हमारे मोबाइल के अंदर प्रोसेसिंग होना चालू होता है, धीरे धीरे एप्स नजर आना चालू होते हैं। कंप्यूटर के अंदर वहां पर एक विंडोज वाला आइकन आता है, धीरे धीरे वो वहां पर ब्राइट होता है, फिर वहां पर यूजर नेम आ जाता है। जब अगर वो वहां पर पूरा स्टेबल हो जाए, डेस्कटॉप नजर आ जाए, हमको मोबाइल की स्क्रीन नजर आ जाए, इट मींस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर आ चुका, लेकिन पाथ बना हुआ है हार्ड डिस्क तक। ठीक है, तो अब प्रश्न पे आ जाए वापस। तो देखो, सीपीयू की सीधी पहुंच कहां हुई? वो हुई रैम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। सीपीयू की सीधी पहुंच एक रैम की होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से एक बार पढ़ ली। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान, एएलयू के दौरान,
तो कंट्रोल यूनिट नहीं करेगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहलाती है। रैम तो वैसे ही उसको सारा शो कर रही है। तो एक छोटा सा होता है जिसे इनपुट रजिस्टर्स या आउटपुट रजिस्टर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज या कोई भी निर्देशों का जब हम दे रहे होते हैं तो एएलयू के अंदर जाने से पहले या एएलयू उनको इनपुट रजिस्टरों के माध्यम से ग्रहण करता है और वापस वो आउटपुट रजिस्टर के माध्यम से ही वो वापस उसका डिस्प्ले करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें इंटेल क्या है? इंटेल अभी सैलरॉन, पेंटियम, कोर उस समय बताया था मैंने। क्या है? पक्षी का नाम नहीं है, वैज्ञानिक का नाम नहीं है, कंप्यूटर कंपनी, यस कंप्यूटर की कंपनी है ये। ठीक है, इंटेल एक कंप्यूटर की कंपनी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल, ओहो वेरी गुड, नहीं है। पेरिफेरल डिवाइसेस पहले या दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत बताया था मैंने कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। सीपीयू एक ओरिजिनल मदर कंप्यूटर है, जो खुद ही एक कंप्यूटर है, असली कंप्यूटर जिसे कहते हैं। वो कंप्यूटर और इस सीपीयू से लगाए जाने वाले जितने भी डिवाइसेस, चाहे वो स्कैनर हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, कुछ भी हो, कुछ भी जो आप इससे लगा रहे हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर ले। यहां से प्रिंटर लगाते हैं। अभी आपको पूछा नहीं है, हाँ बिल्कुल प्रिंटर को लगाया जाता है, मॉनिटर को लगाया जाता है, मदरबोर्ड को नहीं लगाया जाता है, वो सीपीयू के अंदर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। कीबोर्ड को भी हम सीपीयू से लगाते हैं। तो ये तीनों उसके पेरिफेरल पार्ट्स हो गए, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए। चलिए आगे। इसके अलावा यहां पर ऐसा मे भी पॉसिबल कि परीक्षा के दौरान इसके अंदर रखे हुए विकल्प चेंज कर दे, वो मदरबोर्ड की जगह रैम डाल दे, बाकी के कुछ और कर दे, तो आंसर वही रहेगा। सीपीयू के अंदर ध्यान रखना तीन पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एमयू मेमोरी होती है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ये उसके अंदर लगती है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर लगाई जाती है। ठीक है, मेमोरी के पार्ट है, मदरबोर्ड भी उसी का पार्ट होता है, रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर होते हैं। उसके अलावा सीपीयू से बाहर जो लग रहे हैं कीबोर्ड, माउस वगैरह, वो सब पेरिफेरल में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम को समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है, क्वेश्चन में लिख रहा है साहब नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित तो कंट्रोल ही करेगा, तो कंट्रोल यूनिट ही करेगी उसको। अंक ये एएलयू तो होती ही नहीं है, एएलयू तो अर्थमेटिकल होता है, तो काम ये होगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का मतलब केवल एक। कई प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे जिसका उत्तर खुद प्रश्न कह रहा है कि भाई कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल यूनिट ही करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के पेपर के अंदर ये एक खास बात होती है कि कई बार तो आंसर क्या होते हैं प्रश्न के अंदर खुद ही छिपे रहते हैं, बस जरूरत है हमको उसके अंदर से ढूंढने की। सबसे इजियर होता है सबसे इसमें कंप्यूटर को दिए गए आदेश, कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नांकित में से किसमें है? प्रोसेसर, मुख्य अंकगणित की क्रियान्वयन करने की, यानी कि उसको प्रोसेस में लाने की किसी भी आदेश को, तो मुख्य स्मृति तो स्टोरेज होती है, प्रोसेसर सॉकेट वो इंस्ट्रक्शंस को लेकर उसके ऊपर काम करता है। कैश मेमोरी एक डिजर्व मेमोरी होती है, वैसे भी ये मेमोरी लिख रहा है तो स्टोरेज ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकगणित, एएलयू वाला, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू वही सारा काम करती है इसके अंदर। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा, वो क्या कहलाता है? इसका आंसर एक याद रखना, एमुलेटर कहते हैं। एमुलेटर का मतलब होता है एक ऐसा हार्डवेयर बोल सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर भी आता है, जो एक कंप्यूटर की बिल्कुल कॉपी कर देता है दूसरे कंप्यूटर। मतलब इस कंप्यूटर को हमको कॉपी करना है दूसरे वाले कंप्यूटर की,
तो बिल्कुल सेम डिवाइस की तरह उसको बना देता है। इसका उपयोग लिया जाता है कंप्यूटर के फॉर्मेशन के दौरान। कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है, कर जाता है, तो बार बार पूरी विंडो डाले, इससे बड़े हम एक ही जगह कॉपी कर लेते हैं, मतलब एक ही उसकी क्लोन बना लेते हैं और उसको अलग अलग जगह पे कॉपी करना चालू कर देते हैं। एमुलेटर की प्रक्रिया को कहा जाता है एमुलेटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है? तो भाई कंप्यूटर के संबंध में सीधा सा इसका अर्थ वेटवेयर, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर का मतलब होता है मानव मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर का मतलब होता है क्या? वेटवेयर क्या एक जैविक कंप्यूटर है जो कि जिसमें जीवित न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स मस्तिष्क से कंट्रोल किए जाते हैं, यानी मस्तिष्क के माध्यम से न्यूरॉन कंट्रोल होते हैं, तो ये सारा मस्तिष्क। अगले प्रश्न पे आते हैं अपन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर, वो कौन सी प्रणाली है, वो कौन सी प्रणाली है जो वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग न करके एक पर्यवेक्षक के रूप में, इन्विजिलेटर के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में कंप्यूटर की दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान रखती है, नियंत्रण रखती है, कौन अपना काम सही कर रहा है, कौन अपना काम इधर उधर जा रहा है, तो किसी नियंत्रण करती है और उनका समन्वय करती है। तो भाई कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन करती है? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट नियंत्रण, कंट्रोल खुद ही कह रहा है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। वो कौन सा काम करती है? कंट्रोल यूनिट करती है वो। अगला दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड क्या चीज होती है? मदरबोर्ड एक छोटा सा बोर्ड होता है ग्रीन कलर का। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, पार्ट को, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर ओपन करके देखें तो उसमें एक हरा कलर का बोर्ड होता है जिसमें कई सारी चिप्स वगैरह लगी रहती है। चिप्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, वो पूरा जो बोर्ड है वो मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक सर्किट बोर्ड उसको जानते हैं। तो कंप्यूटर को ऑन नहीं किया, सर्किट बोर्ड होता है, पर पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, एक स्लॉट के माध्यम से, जो स्लॉट कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर रहते हैं वहां पर वो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो इसमें हो जाएगा चौथा नंबर सर्किट बोर्ड, जिसमें सीपीयू अन्य चिप लगे हुए होते हैं, वो एक सर्किट बोर्ड कहलाता है। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू के परिधि हुई पेरिफेरल डिवाइसेस से तो कहां से कनेक्ट होते हैं? मॉडेम पे कनेक्ट हो ही नहीं सकते, तो कहां से कनेक्ट? एक प्रश्न अपन ने पहला पढ़ा था वो कॉम वाला, तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था पोर्ट, कॉम भी कहते हैं। ठीक है, तो परिधि, पेरिफेरल डिवाइसेस किसके माध्यम से? तो वो कौन से होते हैं? कंप्यूटर पोर्ट्स, क्योंकि कंप्यूटर पोर्ट्स ही वो माध्यम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर बाहरी दुनिया से के संपर्क में रहता है, यानी बाहरी से कोई इंफॉर्मेशन आएगी वो पोर्ट के माध्यम से ही आएगी। ठीक है, कंप्यूटर पोर्ट्स। इसके बाद हम अगला लेते हैं 26 नंबर, कंप्यूटर प्रणाली को विस्तार, यानी कि अगर मुझे कंप्यूटर प्रणाली को एक्सटेंड करना है तो मैं किसका यूज करूंगा? सॉकेट्स नहीं, स्लॉट्स। स्लॉट्स क्या होते हैं? मदरबोर्ड के अंदर कुछ स्लॉट्स रखे जाते हैं जहां से पेरिफेरल डिवाइसेस आगे लगते हैं इसके अंदर, तो वो स्लॉट्स का यूज हम कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है या उसकी जो मैकेनिज्म होती है या उसको अपग्रेड करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लॉट्स। ठीक है, हम कंप्यूटर प्रणाली को विस्तार यानी एक्सटेंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्लॉट्स का यूज करते हैं। अगला 27 नंबर, कौन सा मदरबोर्ड फ्रेम? इसका एक सिंपल सा आंसर है, इसका मदरबोर्ड फ्रेम जहां पर 20 पिन कनेक्टर का प्रयोग करते हैं तो वो आंसर है ATX। इसका सिंपल सा याद रखना, ATX एक मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर, मतलब मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर की हम 20 पिन कैरेक्टर्स का प्रयोग करते हैं, वो है ATX। ये वही आ गया, अभी अपने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो प्रोग्रेस लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये तो खुद ही एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डेटाबेस, डेटा और एक ऑपरेटिंग सिस्टम।
इन चारों में अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस ये जो नाम है ये पूर्णतया सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, जहां सूचनाओं का स्टोर किया जाता है, जिन सूचनाओं के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, उनके ऊपर क्रियान्वयन करते हैं, वो ऐसी जगह को हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस MySQL है, एक्सेल है, MS एक्सेस है, वो सारे इसके पार्ट होते हैं। अब जब वो इनके पार्ट है तो नेचुरल सी चीज है कि वो ये नहीं है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। अगला, एआई के जनक। आजकल एआई बहुत जगह सुनने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो सब जगह है। तो एआई के जनक यानी फादर ऑफ एआई कौन है? फादर ऑफ एआई है जॉन मैकार्थी। इसका आंसर हो जाए जॉन मैकार्थी इज द फादर ऑफ एआई। थर्ड, एआईडीसी। देखो, कंप्यूटर के अंदर में एक बात बताई थी कि भाई कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, या इसमें अगर सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि अधिकतर प्रश्नों के आंसर खुद प्रश्नों के अंदर ही होते हैं। तो जैसे एआईडीसी को अगर हम एआईडीसी स्वचालित रूप से वस्तुओं की पहचान और उनके बारे में डेटा इकट्ठा करना, मानव की भागीदारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में डेटा सीधा डालने के तरीकों से संबंधित करता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, स्वचालित। स्वचालित यानी कि ए का मतलब ऑटोमेटिक हो गया, जो सब जगह है। फिर वस्तुओं की पहचान करना, वस्तुओं की पहचान का मतलब था आइडेंटिफाई, यानी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइड। अब इससे रिलेटेड शब्द कौन सा आ रहा है? तो दो जगह आ रहा है, तीन जगह, ऊपर वाला तो होगा ही नहीं, तीन जगह आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी, तीनों हो सकते हैं। आई से वो हो गया। डेटा इकट्ठा करना, डेटा, तो डिवाइस ये डेटा रहा, और कैप्चर हो ही गया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर। ये एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके जरिए कंप्यूटर एक ऐसा एक काम करता है कि वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी से संबंधित डेटा को ऑटोमेटिकली पहचान करना चालू करता है और उनको कलेक्ट करना वो चालू कर देता है, जिसमें किसी तरीके की किसी मानव का हस्तक्षेप जरूरी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम को अपग्रेड करना। इसका आंसर हो जाएगा अपग्रेड। अपलोड नहीं होगा। अपलोड का मतलब होता है अगर मैं मेरे कंप्यूटर से किसी गाने वाने को अगर मैं नेट पे अपलोड चढ़ाता हूं तो वो अपलोड कहलाता है। न्यू ग्रेड नहीं होता, डेवलप्ड, विकसित किया हुआ, वो भी नया बनना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपग्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? थर्टी 32 नंबर, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क एक मेमोरी होती, और मेमोरी अगर देखें इसके अंदर तो जिप डिस्क नहीं होती, जाज डिस्क नहीं है, सुपर डिस्क नहीं होती, तो एक वॉर्म डिस्क इसके अंदर होती है, WORM, राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखो, कई बार उसको रीड करना चालू करो। ठीक है, ये वॉर्म, ये ऑप्टिकल डिस्क होती है हमारी सीडी की तरह, जिसमें कई सारे डेटा फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, और एक मिनट, एक सीडी की तरह ही होती है इसमें पूरा। हमारी जो कॉम्पैक्ट डिस्क आती है, सीडी या डीवीडी, वो ऑप्टिकल डिस्क में ही कहलाती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा वॉर्म डिस्क।
आगे बढ़ता है 33। विनिसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? एक मिनट। विनिसिस विनिसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? एक्चुअली क्या है, विनिसिस जो है वो यूनेस्को का है, एक सॉफ्टवेयर है। विनिसिस के एक यूनेस्को द्वारा डेवलप किया गया एक, यूं कह सकते हैं कि एक सिस्टम का टाइप है ये, जिसे कहते हैं विंडो का टाइप है, जिसका मूल रूप से जो काम होता है वो डेटा संकलन के मतलब डेटा संकलन के लिए होता है। डेटा को एनालिसिस या कैप्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये यूनेस्को द्वारा बनाया गया था। सोल से क्या तात्पर्य है? सोल क्या है बताइए। एक सॉफ्टवेयर होता है, सोल का है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, पहला हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। 35, इनमें से कौन सी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? नहीं है, सॉरी, बताइए इसमें से कौन सी नहीं है? साइबेस है, हाना है, माई एसक्यूएल है, तीनों डेटाबेस है। तो इसमें कौन सी नहीं है? कास्मोस नहीं है। ठीक है, तो डेटाबेस, क्योंकि साइबेस एक डेटाबेस है, हाना भी डेटाबेस है, माई एसक्यूएल है ही सही, तो कास्मोस इसका आंसर होगा, कास्मोस। सीआरएम, किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम, तो सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अगर जो कस्टमर की रिलेशन, मतलब कोई भी अगर कस्टमर आता है तो उसको किस ढंग से हैंडल करना है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम कस्टमर सीआरएम। मुक्त प्रयोग किया जाने वाला यानी वेयर फ्रीवेयर कौन कौन सा है? नाम ही बता दिया। मुक्त प्रयोग किए जाने वाला फ्री कौन सा है? शेयरवेयर नहीं है, फ्रीवेयर है। कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रीवेयर। एसएमपीएस, ये मैं अभी बता रहा था पहले। एसएमपीएस जो कंप्यूटर के अंदर लगता है, कंप्यूटर के अंदर जहां इलेक्ट्रिसिटी आती है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पूरे रूप से कंप्यूटर के अंदर जाती है। इसका आंसर होगा, एसएमपीएस का फुल फॉर्म ये है, स्विच मोड पावर सप्लायर। जो क्या काम करता है, अभी पढ़ा है हमने, ये क्या काम करता है, हमारे घर के अंदर आई हुई एसी को किस में कन्वर्ट करता है? ये डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर डीसी पे काम करता है और हमारे घरों के अंदर जो करंट आता है वो किस में आता है? एसी में आता है, अल्टरनेट करंट। निम्नलिखित में से किस कंपनी उद्योग ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया? कंपनी उद्योग इंटरप्राइज ग्राफिकल यूजर ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जीरोक्स, ये करा था जीरोक्स ने, इसका आविष्कार करा था। राजस्थान पुलिस की में आ चुका है ये 2020 के अंदर, कोविड के टाइम पे। जीरोक्स इसका आंसर होगा। सुमिलित कीजिए, सुमिलित मिलान कीजिए, यानी कि चलो मिलान करते हैं। इसमें क्या इधर उदाहरण दे रखे और
यहाँ पे इनके प्रकार दे रखे हैं। तो मतलब यहाँ पर तो एग्जांपल्स हैं, ये कौन से टाइप का है। तो उबंटू, उबंटू क्या है, एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो देखो कहां पर है ये हो जाएगा ये। ठीक है, उबंटू। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को चालू करते हैं, तो ये हो जाएगा फायरफॉक्स ब्राउजर हो जाएगा। ठीक है, एमएस आउटलुक, ये एमएस आउटलुक एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है जो कि ईमेल का क्लाइंट होता है। हम इसके अंदर एक बार ईमेल कॉन्फ़िगरेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑफलाइन अगर हमको मेल टाइप करना हो तो ये हो जाता है। तो जब कभी मेल ओपन हो तो इसको हम वहां से सेंड भी कर सकते हैं। तो ये ईमेल क्लाइंट बचा। चौथा मैकेफी, सब एंटीवायरस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए का 2, बी 3, सी 4 एंड डी 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित कीजिए, एक और सम्मेलन। ठीक है, इसमें अच्छा ये ठीक है, इसमें है एक कंपोनेंट और उनका डिस्क्रिप्शंस। एक तरफ तो कंपोनेंट दे रखे हैं, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, चलिए कंपोनेंट सीआरटी सबसे पहले। तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। पुराने टाइम पे जो मॉनिटर हुआ करते थे लंबे बल्कि, जो टीवी की तरह वाई शेप, यानी कि जो इस तरीके से होते थे वो, फिर इस तरीके से होता था। यहाँ पर एक बीम लगती थी और इससे रे निकलती थी और यहाँ पे स्क्रीन पे हमको पिक्चर्स नजर आती थी। ठीक है, ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स हुआ करते थे। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर कहते हैं इसको। अब मॉनिटर का नाम आ गया तो मॉनिटर कौन किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट बताइए। वो है आउटपुट, तो सीआरटी आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, A2 देखो कहां पर आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, यानी कि 32 नंबर तो होगा ही नहीं। अब 3 में से एक हो सकता है। चलिए, WSI इंटीग्रेशंस। WSI इंटीग्रेशंस क्या होती है? सीमोस टेक्नोलॉजी, WSI क्या होती है कि एक, जिसे हम कह सकते हैं कि चिप को बनाने में एक WSI का फुल फॉर्म होता है, यहां पर साइड में लिख देता हूं मैं इसको यहां पे। वेफर स्केल इंटीग्रेशन। ये एक प्रणाली होती है जिसके माध्यम से चिप डिजाइन करी जाती है, और इसके अंदर जो चिप का है टाइप वो है सीमोस। सीमोस एक बैटरी चिप, तो WSI हो जाएगा 3। ठीक है, इंटीग्रेशन सीमोस टेक्नोलॉजी। इसके बाद है सीपीयू। तो सीपीयू के पार्ट एएलयू होता है, एएलयू कंट्रोल रजिस्टर। इसके बाद आईसीआर, आईसीआर होता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये हो जाएगा वही A2, B3 और B3, C4 और D1। A2, B3, ये मैं यहां पर लिख देता हूं A B C D। A2, B3, C4 और D1, यानी कि हमारा आंसर हो गया 1। चलिए अगले पे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सी चीज हार्डवेयर का है? तो हार्डवेयर मैजिक लालटेन, हार्डवेयर अधिगम पैकेज नहीं, वीसीआर होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 134। ये नहीं होता, बाकी तीनों है। ठीक है, 134, ये भी मैजिक लालटेन, ये भी एक हार्डवेयर का टाइप।
निम्न कथनों में से सही गलत की पहचान करें। चलिए सही गलत बताने हैं, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट डेटा की वास्तविक कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट डेटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करती। कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट डेटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग, हाँ सही है, डेटा की कंट्रोल यूनिट, अभी हम कई सारे प्रश्न कर रहे हैं, डेटा की कोई प्रोसेसिंग नहीं करती, केवल इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करना या निगाह रखना, बिल्कुल सही। सीपीयू को एकीकृत परिपथ यानी कि चिप बनाया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया है, और इसको माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सीपीयू को फ्लैट बेड स्कैनर, जो स्कैनर का काम होता है, जो स्कैनर का एक ही काम होता है कि हम कोई भी स्कैनर में कोई भी फोटो डॉक्यूमेंट रखते हैं और वो सीधा वहां से सॉफ्ट इमेज के रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में कहां पहुंचता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो फ्लैट बेड इसके इनपुट और आउटपुट, आउटपुट का तो काम करता ही नहीं है, तो यानी कि 1 और 2 सही है और 3 गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगले पे आते हैं 44 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है? यहां पे इसको हटा दीजिएगा, ये इसको हटा देना यहां से, ये कुछ भी नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है। तो प्रोसेसिंग, अरेंजिंग बिल्कुल है, मैनिपुलेटिंग ये भी है, कैलकुलेटिंग भी होती, गैदरिंग कुछ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, तो ये आंसर इसका हो जाएगा गैदरिंग। दूसरे पे आते हैं 45 पे। एक थर्ड पार्टी संपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे होस्ट कंप्यूटर में डाला जाता है। देखो, एक थर्ड पार्टी संपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे होस्ट कंप्यूटर में डाला जाता है तथा इसे ब्राउजर द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न किया जा सके। तो देखो, इसमें हम करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो एंटीवायरस की तरह काम करता है, ठीक है, और इसका एक हार्डवेयर भी आता है, एड ऑन, प्लग इन और एक्सटेंशन। इसके 3 आंसर हो सकते हैं, ये तीनों ही इसके आंसर। एक थर्ड पार्टी संपूर्ण सॉफ्टवेयर है, एड ऑन, एक एड ऑन फीचर्स होते हैं ब्राउजर के, जो कि क्रोम के अंदर, जैसे क्रोम में या सभी ब्राउजर्स में होते हैं। एड ऑन एक छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ब्राउजर के साथ एम्बेडेड हो जाते हैं और वो कंप्लीट रूप से वहां पर उसकी प्रक्रिया को करते हैं। इसको हम एड ऑन भी कहते हैं, उनको हम प्लग इन भी कहते हैं, और उनको हम एक्सटेंशंस भी कहते हैं। कई बार ब्राउजर के पास में एक आइकन आता है छोटा सा, इस तरीके का, ये आइकन, ये एक्सटेंशन का आइकन है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो नीचे लिखा हुआ आता है मैनेज एक्सटेंशंस, ठीक है, और आप जब इस पर क्लिक करते हो तो वहां पर कई तरह के वो वहां पर सॉफ्टवेयर ओपन कर देता है। तो ये तीनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। एड ऑन भी बोलते हैं इनको, प्लग इन भी बोलते हैं, और उनको एक्सटेंशन भी बोलते हैं। किसी भी रूप में पूछा जा सकता है इसको, ठीक है, तीनों ही इसके आंसर। 46, अगले पे आते हैं, सॉफ्टवेयर गुणवत्ता SQA में शामिल है। ये आ चुका कंप्यूटर के अंदर, कौन सा शामिल है? ये है SQA में शामिल है सत्यापन और मान्यता, यानी कि 1 और 2, ठीक है, ये दोनों उसके अंदर शामिल है। मान्यता IEEE का पूरा नाम है, IEEE का पूरा नाम क्या है? आई, क्या नाम है इसका? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का इंस्टीट्यूट IEEE। कौन से कथन सही है हेडमास्टर?
कौन सा कथन सही है? हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही। भौतिक उपकरण, हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के संग्रह को बताता है, ये भी सही है। ठीक है, प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, बिल्कुल। तीनों ही हमारे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ये सभी। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं अपन। यूजर को कैसे ज्ञात हो कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? कंप्यूटर को कैसे प्राप्त होगा? तो मतलब कंप्यूटर यूजर को कैसे, जैसे मुझे पता करना है कि कंप्यूटर में क्या क्या इंस्टॉल है, तो मुझे कैसे पता लगे? हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, नहीं हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो वो स्टोरेज को बता पाएगा, कितनी उसमें स्टोरेज है, कितना नहीं है। बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम, तो बूटिंग प्रोसेसिंग के दौरान कोई इंस्टॉलेशन के प्रोग्राम नहीं दिखाए जाते। ठीक है, अगला, इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, कि लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, तो इसका बिल्कुल इसी तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अंदर जाकर चेक कर सकते हैं कि हमने कितना है, या ऐड और रिमूव का एक ऑप्शन आता है कंट्रोल पैनल में, वहां पर भी हम जाकर चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आज के अंतिम पे। ईडीपी क्या है? ईडीपी किसे कहते हैं? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डेटा, पी फॉर प्रोसेसिंग। कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये इसका आंसर। तो ये था सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम था कंप्यूटर की बेसिक संरचना। और इसमें से हमने कोशिश की कि जितने भी क्वेश्चंस जो पहले आ चुके, जो मुख्य इंपॉर्टेंट थे और जो अभी के आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको एक पूरा समाकलन इसमें यूज कराए। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।